ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। मिहिर जी, एक चीज़ तो है, मार्केट में वापस एक डर जरूर लौटा है, लेकिन पैनिक नहीं है जो मार्च में था। कच्चा तेल वापस ऊपर आया, रुपये फिर 96 पर। लेकिन इस समय इस गिरावट में बाइंग करनी है या थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है? गुड मॉर्निंग, नमस्कार अनुज, थैंक्स फॉर हैविंग मी। मेरे ख्याल से ये जो मार्केट का रिएक्शन है काफी, मुझे लगता है मैच्योर रिएक्शन है सो फार। ऑफ कोर्स ऑयल अगर 90-100 हो जाता है तो अलग बात है, लेकिन ये रिएक्शन मार्केट का थोड़ा मैच्योर इसलिए है मेरे ख्याल से क्योंकि 4 महीनों में हमने एक साइकिल देख चुके हैं। हमने ये भी देखा है गवर्नमेंट ने किस तरह से रिएक्ट किया था पिछली बार जब ऑयल प्राइसेस बढ़े थे। हमने देखा आरबीआई ने किस तरह से फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज किया, रुपए की वॉलेटिलिटी को मैनेज किया। तो एक लर्निंग को मैं कहूंगा हुआ था, और उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मार्केट इतना पैनिक नहीं कर रही है। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि जब मार्च अप्रैल में हमने देखा था इस तरह का मूव ऑयल वगैरह में, तब जो एआई की थीम थी वो काफी स्ट्रांग थी, और कोरिया ताइवान में वैसे भी पैसे जा रहे थे, यूएस टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में वैसे भी पैसे जा रहे थे, तो वैसे भी अटेंशन वहां था। और इंडिया का जो अटेंशन कम था इंडिया पे फॉरेनर्स का। अ, आज हम अगर देखें तो कोरियन मार्केट्स ऑलमोस्ट 20% से ज्यादा गिरी हैं पिछले 1-2 महीने में। तो जो एआई का जो टेक्नोलॉजी का जो बहुत ही ज्यादा फ्रेंजी हो गया था, बहुत ही ज्यादा माहौल बन गया था, वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो उसकी वजह से भी एफआईएस की जो रिएक्शन है वो शायद पहले जैसी नहीं रहेगी, सेलिंग इतनी नहीं आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से इंडिया की जो रिलेटिव पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस, मार्च क्वार्टर के नंबर अच्छे आए थे, अभी भी डिमांड जो ड्राइवर्स है इंटैक्ट है। एडवांस टैक्स कलेक्शंस देखें, जीएसटी कलेक्शंस देखें, क्रेडिट ग्रोथ हो रही है। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी अभी भी ठीक कर रही है, ब्रॉडर मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि सो फार इतनी पैनिक नहीं हुई है। और ये अगर हफ्ते 2 हफ्ते में ये मामला सलट जाता है तो मेरे ख्याल से एक अच्छा बेस बन रहा है मार्केट का, वैल्यूएशंस का, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो मेरे ख्याल से इंडिया की अब देखूंगा पोजीशन 4 महीने से पहले रिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड काफी अच्छी दिख रही है। ओके। ये एफआई सेलिंग का रिस्क है, वापस लौट रहा है। 3-4 दिन तक हमने ठीक ठाक मूव्स देखे, लेकिन आज कल फिर सेलिंग थी, आज फिर बड़े बैंकों पर थोड़ा प्रेशर है। और तो दो पार्ट सवाल, एक तो एफआई सेलिंग पर आपका व्यू, और लार्ज बैंक्स पर, प्राइवेट बैंक्स पर क्या व्यू है आप? ठीक है, वैल्यूएशन में तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। लिक्विडिटी भी अच्छी मैनेज कर रही है आरबीआई, बोरोइंग कॉस्ट मैनेजेबल है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रेडिट ग्रोथ अच्छी आ रही है। तो मेरे ख्याल से बैंक्स, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वैल्यूएशन, ग्रोथ दोनों को इक्वेशन में अगर देखूंगा तो एक अच्छी सिचुएशन पे है। हम लोग तो ये लेवल से पॉजिटिव है। एफआई सेलिंग का जैसे मैंने कहा कि 4 महीने पहले के कंपैरिजन में हमारी एफआई सेलिंग अगर एफआई पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी में इतनी ज्यादा फ्रेंजी नहीं रही है। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्टॉक्स हैं 20-30% डाउन हो गए। ऊपर से स्पेस एक्स भी आप देखो 230, 135, 138 की और आ गया, बहुत ज्यादा करेक्शन हुई है। तो जो कंप्लीट जो अटेंशन डाइवर्ट हो गया था टेक्नोलॉजी पे, कोरिया ताइवान पे, वो अब नहीं रहा। तो मेरे ख्याल से उस तरह की एफआई सेलिंग अभी नहीं आनी चाहिए। और जैसे ही ये थोड़ी माहौल ठीक होगी तो मेरे ख्याल से, जैसे हमने देखा, एफआई सेलिंग ऑलरेडी कम हो चुकी थी, शायद बाइंग भी आ सके। और वो अगर थोड़ी भी बाइंग करेंगे, इतनी अंडरवेट पोजीशन है इंडिया पे एट दिस पॉइंट इन टाइम, तो मेरे ख्याल से एक डिस्प्रोपोर्शनेट इंपैक्ट आ सकता है बाजार पे ऑन द पॉजिटिव साइड। ओके, ओवरऑल मार्केट पर बात हो गई, साथ ही हमने बैंक्स पर भी चर्चा कर ली। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। अब आईटी स्पेस की भी बात कर लेते हैं। आईटी, एचसीएल टेक और टीसीएस के नतीजे देखे हमने। अब दूसरी ओर जहां टीसीएस में अच्छे मूव्स आज तीसरे दिन भी नजर आ रहे हैं, वही एचसीएल टेक सर देखिए रिजल्ट के बाद टूटा है 2-2.5%। यहाँ पर दोनों के नतीजों को देखकर क्या व्यू बन रहा है अभी आईटी स्पेस को लेकर? देखिए, रिजल्ट्स तो एज एक्सपेक्टेड ही है, प्लस माइनस, लेकिन एक स्ट्रक्चरल जो ग्रोथ स्टोरी है वो अभी नहीं रही है। लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड्स है क्या एआई की वजह से वो कम होंगी। तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशंस अगर सिर्फ देखें तो बहुत अट्रैक्टिव हो चुके हैं, वैल्यू जोन में है ये स्टॉक्स, लेकिन ग्रोथ पे एक क्वेश्चन मार्क है। तो ये सेक्टर मेरे ख्याल से एक लो ग्रोथ टू नॉर्मल ग्रोथ वैल्यू सेक्टर बन गया है। पहले जो इंडियन टेक जो बोलते हैं जो ग्रोथ सेक्टर था, विथ अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ 10-15%, वो माहौल अभी नहीं रहा। सो अनलेस ये अपना बिजनेस मॉडल ड्रामेटिकली चेंज करती है लार्ज कैप आईटी कंपनीज, मुझे लगता है ये एक जोन में रहेंगी। कभी
इनकी पी री रेटिंग होने के चांस कम है और ग्रोथ तो वैसे भी सिंगल डिजिट वाला ही ग्रोथ बोल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में ये सेक्टर मुझे नहीं लगता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स देगा। हाँ, टेक्निकली जब कोई चीज ज्यादा ही ओवर वैल्यूड से अंडर वैल्यूड हो जाती है तो एक नीचे में बहुत ही चीप जोन में होती है तो 10-15-20% की बाउंस बैक आ सकती है। बट मेरे ख्याल से ये साइडवेज काइंड ऑफ मूव रहेगा स्ट्रक्चरली। एक लॉन्ग टर्म सिक्युलर ग्रोथ स्टोरी नहीं बन पा रही। ठीक है, लॉन्ग टर्म में भी फिलहाल थोड़ा कंसर्न, लेकिन जिस तरीके से फिर से क्रूड ऊपर आया है मिहिर जी और रेट सेंसिटिव स्पेसेस में हम गिरावट देख रहे हैं, ऑटोज रियल्टी में, यहाँ पर क्या शॉर्ट टर्म में भी नज़रिया क्या बन रहा है? और अगर ये गिरावट आगे जारी रहती है तो क्या ये एक एक्यूमुलेशन का जोन हो सकता है? आपका नजरिया इन दोनों स्पेसेस पर? डेफिनेटली ये जो ऑटो है, रियल एस्टेट है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, टू सम एक्सटेंट कैपिटल गुड्स वगैरह भी जो है वो डोमेस्टिक प्लेज हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि डोमेस्टिक इकोनॉमी में डिमांड कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कंज्यूमर क्रेडिट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कॉर्पोरेट क्रेडिट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और या इवन प्राइवेट सेक्टर में जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिवाइवल धीरे धीरे देख रहे हैं, तो ये सारी डोमेस्टिक थीम जो है मेरे ख्याल से अगर नीचे आती है तो डेफिनेटली एक क्यूमुलेट बाई जोन में आती है। क्योंकि हमारी ब्रॉड थीसिस तो यही है कि इंडियन इकोनॉमी जो फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड का जो हमें टैग मिला था और जो अभी भी है वो अभी भी बरकरार है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। जो हमने मार्केट की करेक्शन देखी 1.5-2 साल में, साइडवेज करेक्शन में कहूंगा, वो थोड़ी वैल्यूएशन करेक्शन आ गई थी। एंड प्लस एआई की जो सारी अटेंशन कोरिया, ताइवान और यूएस टेक पे चली गई थी, उसकी वजह से भी हमें एफआई की सेलिंग मिली और मार्केट नीचे रहा। लेकिन अब लग रहा है कि जो ग्लोबल सेक्टर्स हैं उस पर ध्यान कम रखना चाहिए। वो फ्रेंजी भी कम हो रही है। मैंने जैसे कहा एआई में सेमीकंडक्टर स्टॉक्स बहुत ज्यादा करेक्ट हुए हैं पिछले 2 महीनों में। चिप्स, सेमीकंडक्टर, मेमोरी, सारी जो इकोसिस्टम है उसमें काफी करेक्शन आई है, तो वो फ्रेंजी कम हो गई है। तो अब अगेन बैक टू डोमेस्टिक सेक्टर्स, और वहां तो मेरे ख्याल से जो नंबर्स दिख रहे हैं हमें, तो डिमांड तो बहुत अच्छी है वहां पे। तो डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइंस वाली बात है ये। बाय ऑन डिक्लाइन वाली बात है, ये रिकवरी आ रही है मार्केट में एक बार फिर से थोड़ी सी, तो लेट्स वेट एंड वॉच। हमने काफ़ी बड़े सेक्टर डिस्कस कर लिए। इस समय अगर आपको फ्रेश पैसा डालना हो मेरे जी, तो मार्केट में कौन सी थीम्स आपके हिसाब से सबसे स्ट्रांग हैं? हम बेसिकली 3 बड़ी थीम्स प्ले करते हैं टिपिकली। एक तो जो डेमोग्राफिक्स की वजह से इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं और सेविंग्स बढ़ रहे हैं, तो सारी जो प्रीमियम कंजम्पशन की गुड्स और सर्विसेज हैं, जैसे कि ट्रैवल एंड टूरिज्म, होटल्स, एयरलाइंस हैं, हाई एंड कार्स, एसयूवीज वाली जो सेगमेंट है, या तो हायर एंड बाइक्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है, वो सेगमेंट्स मेरे ख्याल से स्ट्रक्चरली हायर ग्रोथ पाथवे हैं। तो ये सेगमेंट है जहां पॉजिटिव है। सेकेंड इज सारी जो सेविंग्स वाली बात है, हमने बैंकिंग्स और एनबीएफसी की तो बात कर ली, वो लेंडर्स हैं। लेकिन जो कैपिटल मार्केट लिंक्ड नॉन लेंडर्स है, फॉर एग्जांपल ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सचेंजेस हैं, आरएनटी एजेंट्स है, एएमसीज हैं, तो वो सब जो है कैपिटल मार्केट्स वाली इकोसिस्टम, वो भी सिक्युलरली एक, मैं कहूंगा, लॉन्गर टर्म ग्रोथ फेज में है। सो ये तो कंज्यूमर और इनकम लेवल्स पे बात हो गई। सेकंड जो हमारी थीम है वो फिजिकल एसेट क्रिएशन की थीम है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रियल एस्टेट, यूटिलिटीज लाइक रिन्यूएबल्स वगैरह में है पूरी इकोसिस्टम। ये सारी इकोसिस्टम मेरे ख्याल से एक लॉन्गर टर्म ग्रोथ फेज में आ चुकी है। तो ये भी एक थीम हम अच्छी प्ले कर रहे हैं। और थर्ड थीम है जो न्यू एज कंपनीज है, जहां पे हमें लगता है कि जो बिजनेस मॉडल्स देमसेल्व्स बहुत लंबा ग्रोथ पाथ पे है, जैसे कि B2C कंपनीज है, अलग अलग न्यू एज कंपनीज आई हैं, वो उसमें भी हमारा डिसेंट ओवरवेट रहता है, क्योंकि हमें लगता है यहाँ पे एड्रेसेबल मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी है। और ये जो कंपनीज हैं उन्होंने एक अच्छी मोड बना ली है। इनको रिप्लेस करना या नया बिजनेस मॉडल क्रिएट करना इसके उनके कंपैरिजन में काफी डिफिकल्ट है। तो न्यू एज कंपनीज में भी हम टिपिकली ओवरवेट रहते हैं। तो फिजिकल एसेट क्रिएशन, न्यू एज कंपनीज एंड सेविंग्स एंड प्रीमियमाइजेशन, ये बड़ी बड़ी थीम्स हम खेल रहे हैं पोर्टफोलियो में, और ये लॉन्ग टर्म थीम्स हैं। इंटरेस्टिंग थीम्स मिहिर जी, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से यहाँ पर रखेंगे फोकस। ईएमएस स्पेस, इसने भी अच्छी रिटर्न्स दिए हैं कमाकर मिहिर जी। अब डिक्सन
टेक्नोलॉजीज को लेकर जो मच अवेटेड जेवी था वीवो के साथ वो भी हो गया है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एम्बर, सीजी पार, सिरमा, बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। सरकार की तरफ से भी सपोर्ट है इस पूरे स्पेस को लेकर। ये कोई बड़ा थीम नजर आता है आपको? डेफिनेटली ये मैन्युफैक्चरिंग, जो जैसे हमने कहा, फिजिकल एसेट क्रिएशन, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वाली थीम है। गवर्नमेंट का भी काफी अच्छा फोकस है इस पे। और जैसे मैंने कहा कि जब कोई थीम नई शुरू होती है तो ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर प्लेस पे शुरू होती है। तो हमने असेंबली से शुरू किया, फिर पीसीबी में गए, अब बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो रही है, और सारी जो इकोसिस्टम है बन रही है। बड़े बड़े जो एप्पल की जो इकोसिस्टम, बड़े बड़े जो फोन मेकर्स है, सैमसंग, एप्पल एंड ऑफ कोर्स द चाइनीज वंस, दे आर सोर्सिंग फ्रॉम इंडिया। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी लंबी स्टोरी बन रही है विद द कीन फोकस ऑफ द गवर्नमेंट। तो डेफिनेटली ये थीम एक मल्टी ईयर ग्रोथ स्टोरी पे है। और पिछले 1-2 साल में, 1.5 साल में करेक्शन भी हुआ है, तो वैल्यूएशन भी एक अच्छे लेवल से शुरू हो रहे हैं। तो डेफिनेटली ये स्पेस में हमारा व्यू पॉजिटिव है। ओके, चलिए मेहर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू रखने के लिए सामने।